हेलो बच्चों, दिस वीडियो इज़ फॉर जेई 2025 एस्पिरेंट, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जिनका जो 11th का प्रिपरेशन है वो अभी तक अच्छा नहीं चल रहा है या फिर कम्प्लीटली रियून हो गया है या फिर जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ लिटिल टाइम में सेव यू हंड्रेड्स ऑफ आवर्स जो आप आगे चल के अपनी प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करने वाले हो। और ये उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा अगर आप लास्ट तक देखोगे जिनका प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रहा है एंड विद माइनर हिकअप्स। जो भी मिस्टेक्स आप आगे कर सकते हो, अगर उसके बारे में आपको पहले से ही बता दिया जाए तो कुछ बच्चे थोड़ा सा सचेत हो जाते हैं और हो सकता है कि उनका काफ़ी टाइम इसमें सेव हो जाए। सो स्टे ट्यून टिल द वेरी लास्ट मोमेंट। तो ये उन बच्चों के लिए है प्राइमरली, तो जो जिनका 11th अब तक रियून हो चुका है, जो बच्चे 11th से 12th में मूव करेंगे और 12th में जो 12th का एग्जामिनेशन है वो 2025 में देंगे। तो how to get preparation on the track, we will try to answer in best of our capability in this video, so stay tuned. सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें वीडियो का फ्लो क्या होने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस टू फॉर whom दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रेलेवेंट। कौन कौन बच्चा ये वीडियो देख सकता है, किसके लिए ये मतलब लाभदायक होगा। दूसरा, इज़ इट पॉसिबल टू प्रिपरेशन ऑन द ट्रैक। काफ़ी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि जो प्रिपरेशन है वो 2 साल तक किया जाता है। यूजली कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 9-10 से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो क्या ये जो बचा हुआ 1 साल है इसमें हम अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छी रैंक ला सकते हैं, उसका आई विल ट्राई टू आंसर। नेक्स्ट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर थॉट्स। कुछ भी काम करने से पहले अगर मेरे को कुछ पॉइंट्स क्लियर हैं कि बेसिकली प्रिपरेशन का फंडामेंटल क्या है, कहाँ पे दिक्कत आ सकती है, उन पॉइंट्स को वी विल डिस्कस। देन जो बच्चे कंपटीशन के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने नेक्स्ट 1 ईयर में 11th और 12th का जो भी सिलेबस है उसको करना चाहते हैं, उसके बारे में वी विल डिस्कस। एंड वी विल डिस्कस अबाउट आर आइकॉनिक कोर्स दैट इज़ प्रखर इंटीग्रेटेड, जिसने पिछले 2-3 सालों में बहुत बच्चों को ऐसा हेल्प किया है जिन्होंने 11th की प्रिपरेशन बिल्कुल बेकार हो गई और 12th में आज वो IIT में पढ़ रहे हैं इस कोर्स की मदद से। देन वी विल टॉक अबाउट एक्शन प्लान, कि जो भी आपका प्रिपरेशन है उसमें अब आप उसको सही कैसे कर सकते हो, आगे आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए ताकि आप अपने टाइम का यूटिलाइज अच्छे तरीके से कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ कॉमन मिस्टेक्स ऑफ द एस्पिरेंट्स। ये जनरल मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं और अभी तो जैसे कुछ मिस्टेक जो अभी तक किया है उसको यू कैन कोर्स करेक्ट एंड अगेन पुट योर प्रिपरेशन ऑन द ट्रैक। बट अगर कुछ मिस्टेक ऐसा है कि जो बच्चा बिल्कुल लगातार करता रहेगा और बिल्कुल लास्ट में जाकर उसको फील होगा कि अब वो उसको करेक्ट कर ही नहीं सकता और 2025 में उसके जो चांसेस हो जाएंगे जेई को क्रैक करने के वो काफ़ी कम हो जाएंगे, तो उसके बारे में ऑल्सो वी विल डिस्कस। देन वी विल डिस्कस अबाउट कोर्स फीचर्स ऑफ प्रखर इंटीग्रेटेड, कि प्रखर इंटीग्रेटेड में ऐसा क्या क्या फीचर्स हैं विच विल इंश्योर एंड हेल्प द स्टूडेंट टू गेट ए बेस्ट पॉसिबल रैंक। एंड इन लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट वाई कॉम्पिटिशन, कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो कंपटीशन एज क्या है उसके बारे में वी विल डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट इज़ फॉर whom दिस वीडियो इज़ यूजफुल। किस बच्चे के लिए ये वीडियो यूजफुल है, तो ऑफकोर्स जिस बच्चे ने अभी तक, हो सकता है काफ़ी बच्चे ऐसे सोचते हैं या काफ़ी बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती है प्रिपरेशन के बारे में, तो जिस बच्चे ने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया है बट अब वो 2025 के लिए मोटिवेटेड हैं एंड दे वांट टू गिव देयर बेस्ट शॉट इन 2025 इटसेल्फ, उनके लिए ये वीडियो है। या फिर कुछ बच्चे जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया और 10 से 11 जाने में एक बहुत बड़ा जंप आता है, तो बहुत सारे बच्चे उसको मैनेज नहीं कर पाते। देयर आर टू मैनी थिंग्स टू डू, मतलब प्रैक्टिस करना, लेक्चर करना, फिर तीनों सब्जेक्ट के करना, उसके बाद टेस्ट देना, रिवीजन करना, देयर आर टू मैनी फैक्टर्स। उसकी वजह से वो मैनेज करने में हो सकता है कि असफल रहे हों, तो वो उन बच्चों को आगे क्या करना चाहिए दैट आई विल डिस्कस। अच्छा, 11th रियून होने का रीज़न कुछ भी हो सकता है कि मे बी कुछ बच्चों ने जैसे छोटे शहरों में रॉन्ग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया, जिसमें हो सकता है एक सब्जेक्ट की जो टीचर्स हैं उनके साथ उसकी ट्यूनिंग ना बैठ रहा हो, या 2 सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, और भी प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत मल्टीपल टाइप की प्रॉब्लम है कि कोर्स बहुत स्लो चल रहा है या फिर डिसप्रपोर्शनेट टाइम दे दिया, या फिर कभी कभी तो ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं कि टीचर्स ही छोड़ के चले गए बीच में, तो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम कुड बी देयर। या फिर कुछ बच्चों की मतलब अपनी कोई गलती नहीं होती बट सिकनेस की वजह से उनका 1-2 महीने का बैकलॉग हो गया, जिसकी वजह से उनकी सारी जो प्रिपरेशन है वो पटरी से डिरेल हो गए, ऐसा भी हो सकता है। नॉट एबल टू कोप अप विथ 3 सब्जेक्ट। अगर बच्चों को ये नहीं पता है कि प्रायोरिटी क्या है, किस प्रायोरिटी में उन्हें पढ़ना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि
वो तीनों सब्जेक्ट ना लेके चल पा रहे हो, कभी एक सब्जेक्ट पे चल रहा हो, कभी दूसरे सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हो। प्लस कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको स्कूल जाना पड़ रहा है, तो वो स्कूल और प्रिपरेशन को साथ में मैनेज नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से ना वो स्कूल में अच्छा कर पाएंगे और ना हो सकता है प्रिपरेशन में अच्छा कर पा रहे हो। तो इट ऑल डिपेंड्स कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, हमें क्या चीज़ पहले इंश्योर करनी चाहिए, तब हमें स्टेप 2 पे जाना चाहिए। तो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट इट। देन टाइम वेस्टेज ड्यू टू नॉन सीरियसनेस, और काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा भी होगा कि एक्सटर्नल सभी फैक्टर्स सही हैं, बस वो उन्होंने अपनी जैसे बोलते हैं मस्ती में आ गए, टाइम वेस्ट कर दिया, सोशल मीडिया पे चले गए या इधर उधर के रील्स देखने में लग गए, शॉर्ट्स देखने में लग गए, जिसकी वजह से टाइम वेस्ट हो गया। तो उनकी अपनी गलती की वजह से हो सकता है कि उनकी प्रिपरेशन अभी तक बिल्कुल बर्बाद हो गई हो, और अब वो हो सकता है कि उन्हें अब झटका लगाओ कि ऐसे तो फिर मेरा जेई ड्रीम का ड्रीम ही रह जाएगा। तो हो सकता है कि अब वो फुल्ली मोटिवेटेड हो। तो ऐसे बच्चे जो फुल्ली मोटिवेटेड हैं, अब के जो बचा हुआ टाइम है उसमें बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, बेस्ट रैंक लेके आनी है, ऐसे बच्चों के लिए वीडियो ने बोला। या फिर इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जो 12th में पढ़ रहे हैं, 11th-12th में उन्होंने प्रिपरेशन किया है या ना के बराबर किया है, और हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा कि ड्रॉप लेके करेंगे, बट अभी से लेके मतलब ड्रॉप लेने का मतलब क्या है कि जो ड्रॉपर वाले बैचेस हैं वो अगर वो कहीं ऑफलाइन पढ़ेंगे तो मे बी जून जुलाई में स्टार्ट होगा, बट अभी से लेके वो टाइम जो है ये ठीक है, जब प्रॉपर ड्रॉपर्स के बैचेस स्टार्ट होते हैं उसमें काफ़ी टाइम डिफरेंस है। तो अगर बच्चे का मान लिया बोर्ड सिक्योर हो गया है, तो इट विल बी ईजी फॉर हिम टू स्टार्ट हिज प्रिपरेशन राइट फ्रॉम नवंबर इटसेल्फ, ताकि उसको ज़्यादा टाइम मिले, क्योंकि ड्रॉपर में भी प्रिपरेशन ईजी नहीं होने वाला है। कि जो 2 साल में बच्चा सिलेबस पढ़ता है, अगर उसको हम लेट स्टार्ट करेंगे, मान लिया जून में स्टार्ट करेंगे या मई में स्टार्ट करेंगे या अप्रैल में स्टार्ट करेंगे, तो विल गेट लेसर अमाउंट ऑफ टाइम, और उसके अंदर प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा, मतलब करने वाले डेफिनेटली करते हैं, सेलेक्ट भी होते हैं लोग, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ पोटेंशियल के हिसाब से जो रैंक आने वाला है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो अगर किसी ने बच्चे ने का बोर्ड की तरफ से इतना चिंता नहीं है, उसका प्रिपरेशन हो गया है, तो ही शुड यूटिलाइज नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ऑल्सो फॉर हिज जेई प्रिपरेशन इन 2025। तो अर्ली ड्रॉपर के लिए भी ये वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प, और ये बैच कैन हेल्प देम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू पुट प्रिपरेशन ऑन द ट्रैक। जैसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है कि बच्चे तो 4-4 साल मेहनत करते हैं, 2-2 साल तो बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, तो क्या एक साल में 11th प्लस 12th दोनों हो जाएगा। तो माई आंसर इज़ ऑफ कोर्स यस, एंड शॉर्ट आंसर में तो मैं बोलूँगा हाँ हो जाएगा, और लॉन्ग आंसर के लिए पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि बोलने से केवल कहने से नहीं हो जाएगा, फिर हमें कुछ ना कुछ चीज़ें अभी तक हम गड़बड़ करते चले आ रहे होंगे, जिसको मेरे को कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। अब बिल्कुल मेरे को सोचना पड़ेगा मेरे साथ एग्जैक्टली दिक्कत क्या है, हम आगे की चीज़ों को कैसे प्लान कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, अब स्कूल जा रहा है जिसकी वजह से उसका डेली मान लिया 5-6 घंटे वहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो उसमें कुछ कर नहीं सकता, तो वो कैसे अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकता है। ये सारी चीज़ें बैठ के हमें एक बार सोचना पड़ेगा, कि स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तब उस पर काम करना पड़ेगा, चीज़ें अपने आप सॉल्व नहीं हो जाएंगी। तो जो लॉन्ग आंसर है उसके लिए वीडियो के साथ बने रहें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर थॉट्स। कुछ भी एक्शन लेने से पहले हमें कुछ एक्शन पॉइंट्स होने चाहिए जो हमारे माइंड में हो, जिसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 12th विल बी मोर हेक्टिक देन 11th। 11th में जब बच्चा 10th से 11th में आता है तो यूजली बहुत ह्यूज जंप आता है, क्योंकि 10th तक तो बच्चा केवल रट रट के भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है। 90% से ऊपर बहुत सारे बच्चे मार्क्स लाते हैं, जो उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती, बस रटी हुई होती हैं, क्योंकि जो बोर्ड का पेपर है वो सेट पैटर्न पे आता है। 11th में आकर उनको बहुत बड़ा झटका लगता है कि यहाँ तो सारी चीज़ें समझने के लिए ही होती हैं, समझना बेस्ड होता है, अच्छी खासी मैनिपुलेशन आनी चाहिए उनको। तो इसलिए ये जर्नी को स्मूथ करने के लिए हर जगह पे 11th में काफ़ी स्लो पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब जब आप 12th में जाओगे तो आपके पास बहुत जो बर्डन है, वो बर्डन क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे कि जो भी कोर्स कंप्लीट कराने की रफ्तार है वो बढ़ जाएगी। प्लस 12th के लास्ट में हमें एक थोड़ा सा बोर्ड का भी फियर होगा कि बोर्ड में अच्छा कर पाएँ। तो 12th इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजियर दैन 11th, ये मैं बता सकता हूँ। इट इज़ गोइंग टू बी टफर, स्पेशली इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम ऐसे बोल सकते हैं कि 30-40% अगर 11th में कवर हुआ है तो 60% के आसपास 12th में कवर होगा। तो कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि हम 12th में देखेंगे, तो अभी से लेके जो उनका
मार्च लास्ट तक का टाइम है वो भी वो वेस्ट कर देंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए हम बोल रहे हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि 12th में कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, कम टाइम मिलेगा। तो इसलिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का जो टाइम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको इन्वेस्ट हम करेंगे अपनी प्रिपरेशन को स्मूथन करने में, तभी जाके हम 12th में एक अच्छी फाइट दे पाएंगे, वरना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। स्टार्टिंग 12th विदाउट 11th विल रिजल्ट इन वीक 12th चैप्टर। मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि चलो अभी तो वो ऐसे टाइम वेस्ट करते रहेंगे, 12th में जाके जब उनको होश आएगा फिर उन्हें लगता है कि चलो अब 12th के साथ मैं 11th का भी करूँगा। और 12th का बिकॉज बोर्ड में पूछा जाएगा तो बोलते हैं मैं 12th पढ़ लेता हूँ, 11th में साइड बाई साइड पढ़ता रहूँगा। तो देखो अगर 11th के मान लिया 10-20% चैप्टर्स में दिक्कत है, लास्ट वाले चैप्टर्स में दिक्कत है, देन दिस स्ट्रैटेजी मे वर्क, बिकॉज 11th के काफ़ी चैप्टर तो प्री रिक्विजिट की तरह काम करता है 12th के चैप्टर के लिए। तो अगर आप विदाउट 11th के चैप्टर किए हुए वो 12th के चैप्टर करने लग जाओगे एक साथ, तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट इन 12th ऑल्सो। तो 12th के चैप्टर भी वीक हो जाएंगे, क्योंकि दिस इज नॉट ए प्रॉपर वे ऑफ स्टडी। तो इसलिए जो भी सीक्वेंस बनाया गया उसका एक लॉजिकल मीनिंग है, उसको एक ऐसे ही रैंडमली नहीं रखा गया है। तो ऐसे बच्चे जो 11th को पूरा इग्नोर करके, मतलब अभी तो वो टाइम वेस्ट करते रहेंगे, फिर जैसे ही 12th आएगा तो उन्हें 12th में तो उन्हें बोर्ड में भी पास होना है, एक वो भी प्रेशर आ जाता है ब्रेन पे। तो बोलेंगे चलो हम 12th स्टार्ट कर देते हैं और 11th साइड बाई साइड जब भी टाइम मिलेगा कर लेंगे, या फिर 12th खत्म करने के बाद बिल्कुल लास्ट में 11th कर लेंगे। तो मैंने जैसा बोला कि 11th के अगर कुछ चैप्टर्स वीक हैं तो ये चीज़ भी चल जाएगी, ये ठीक है। बट अगर मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन 11th का वीक है दैन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, और जो हमें कभी भी स्कोर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो उसके लिए वी शुड अंडरस्टैंड कि जो हमारा 11th है कि जो प्री रिक्विजिट वाले चैप्टर हैं वो तो हमारे अच्छी तरीके से पहले ख़त्म होना ही चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ द टाइम अवेलेबल टिल मार्च 2024। इसके बारे में मैंने बात कर दी है कि काफ़ी बच्चे जैसे उनको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी हो गया कि फॉर एग्जांपल कि उनका ट्यूनिंग नहीं बैठ रहा है अपने जहाँ पे भी वो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, फिर भी बिकॉज उन्होंने फीस पे कर दिया दे विल कीप किलिंग देयर टाइम। वो टाइम उसको वेस्ट करते ही चले जाएंगे कि चलो अब तो अगली साल देखेंगे। अगली साल देखोगे तो हम बोलेंगे कि चीज़ों को ट्रैक पे लाना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, अभी से कई गुना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। उस टाइम पे दे विल फील के काश में 3 महीने पहले जाग गया होता, तो 3 महीने अगर मैंने वेस्ट नहीं किए होते तो काफ़ी कुछ कवर कर दिया होता। क्योंकि उस टाइम पे वो बच्चा जब मेहनत करेगा, जम के मेहनत करेगा, तो उसको फील होगा कि यार चीज़ें डूएबल तो हैं बट मैंने टाइम बहुत वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से मेरी वो डिज़ायर्ड रैंक नहीं आएगी। तो दिस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट एनी डे एनी लॉन्गर। ओनली 2 अटेम्प्ट इन जेई एडवांस्ड आर अलाउड। ये सबको पता होगा कि आप 12th के साथ एक बार जेई दे सकते हो एडवांस का पेपर, और एक नेक्स्ट ईयर और दे सकते हो। तो किसी भी तरीके से अगर आपने जेई का फर्स्ट एडवांस का पेपर अपने पोटेंशियल के हिसाब से पूरी तरह परफॉर्म करके नहीं दिया है, तो फिर जो लास्ट अटेम्प्ट आएगा ड्रॉपर में, उस टाइम पे आपके ब्रेन पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होगा। आपको लगेगा कि यार अब तो यही है, और दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में चाहे कितना भी रोकोगे ना थॉट्स, तो भी वो आता रहेगा कि नहीं हुआ तो क्या होगा, इतने कम टाइम में कैसे होगा, जब पहले मैंने ढंग से नहीं प्रिपरेशन किया, काश मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करता। इस तरह के थॉट्स आएंगे एंड वो जो ओवर थिंकिंग है दैट विल ब्रिंग डाउन योर प्रिपरेशन। तो इसलिए 11th और 12th में जो टाइम अवेलेबल है, जितना भी टाइम अवेलेबल है, सबका हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी टेकन केयर। अब जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन के बहुत सारे, प्रिपरेशन इज नॉट सिंपली PCM के हमने लेक्चर देख लिए और टेस्ट दे दिया, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को हमें मैनेज करके चलना पड़ता है, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, चीज़ों को जिसे बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ों को हमें सीरीज़ में लगाना होता है कि पहले ये कर लेते हैं और अगर टाइम अवेलेबल नहीं है तो इसी को स्ट्रैटेजी बोलते हैं कि जो हमें चीज़ें चाहिए उसके हिसाब से अपना प्लान बनाना। कुछ चीज़ों को हो सकता है आप जानबूझ के पीछे रखो कि अभी तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, अभी तो इसके बिना ही काम चल जाएगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अभी करते हैं, इन चीज़ों को बाद में रखते हैं। तो उसमें हमें क्या क्या सोचना पड़ेगा। 11th का सिलेबस हो गया जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफ कोर्स 12th का सिलेबस हो गया। रिवीजन ड्यूरिंग द कोर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लगातार पढ़ते चले जाते हैं, रिवाइज ही नहीं करते हैं, बिल्कुल लास्ट में जाके उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि ये मैंने कब पढ़ लिया था। जब वो वापस रिवाइज करने बैठते हैं उनका जीरो हो जाता है। लास्ट में जाने का मतलब क्या है कि एग्ज़ाम के बिल्कुल पास आके वैसे ही ब्रेन इतना प्रेशर में हो जाता है, फिर उसके बाद रिवाइज़ करना मतलब जिसको बोलते हैं कि फ्रूटफुल नहीं होता है, आप रिवाइज़ कर नहीं पाते, इतने ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं।
तो इसलिए ड्यूरिंग द कोर्स लगातार रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार हमारा कोर्स ख़त्म हो गया तो उसके बाद एक सॉलिड पंच देने के लिए पूरे सिलेबस को रिवाइज करना भी बहुत आवश्यक है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। हमें प्रैक्टिस, जो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर हैज़ टू बी ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन विच यू आर सपोज टू अटेंड। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम 5-5 क्वेश्चन कर रहे हैं, 10-10 क्वेश्चन कर रहे हैं, या कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि उन्होंने 5-10 PYQ कर लिए, ऐसा भी नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि दूसरी एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करते हैं कि हर चैप्टर में वो 100-100, 150-150 क्वेश्चन करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से उनका बैकलॉग बनता ही चला जाएगा। तो दोनों ही एक्सट्रीम पे हमें नहीं जाना है। ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन वी आर सपोज टू अटेम्प्ट। फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि टेस्ट देते ही नहीं, उन्हें डर लगता है कि मार्क्स कम आएगा, तो एक आध टेस्ट दिया, मार्क्स नहीं आए तो उन्हें टेस्ट देना ही छोड़ दिया। उससे क्या होता है कि बहुत सारी लर्निंग हमारी टेस्ट के थ्रू भी होती है। नॉलेज होने के बाद भी बहुत सारे बच्चे उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते, बिकॉज उनको टेस्ट को हैंडल करना नहीं आता। और टेस्ट को हैंडल करना ऐसा नहीं कि हम 2 दिन में सीख जाएंगे। बहुत तरह की गलतियां होती है जो हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकती विदाउट टेस्ट दिए, कि हम ऐसा भी गलती कर सकते हैं। वो तो जब टेस्ट दोगे, जब गलतियां करोगे, फिर सीखोगे, फिर वापस रीएडजस्ट करोगे, तब जो एक्चुअल पेपर होगा उसमें तुम्हारी गलतियां कम हो जाएंगी। अदरवाइज जो गलतियां तुम अभी प्रैक्टिस टेस्ट में करने वाले हो, आगे जाके तुम एक्चुअल पेपर में जाके गलती करोगे। तो इसलिए लगातार टेस्ट देना, फिर उसको एनालाइज करना, उस फीडबैक को यूज़ करके अगले टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना, दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। देन बोर्ड्स को भी ऑफकोर्स साथ के साथ ही चलाना। वी शुड ऑल्सो इंश्योर कि जो 75% का क्राइटेरिया है वो तो हमारा मिनिमम क्रॉस होना ही चाहिए। बैलेंस बिटवीन ऑल 3 सब्जेक्ट। पेपर का जो डायनेमिक्स है, तीनों सब्जेक्ट में थोड़ा सा नेचर वाइज डिफरेंस है, तो उसमें भी हमें तीनों में बैलेंस बना के चलना है, तभी हमारी बेस्ट पॉसिबल रैंक आएगी। ऐसा नहीं कि हम 2 सब्जेक्ट अच्छा कर लें, एक वीक कर दें। जो वीक करेगा वो हमारा सिलेक्शन कॉस्ट करेगा। तो इसलिए हमें तीनों को ही एड्रेस करना पड़ेगा, तीनों सब्जेक्ट को ही एड्रेस करना पड़ेगा, हर सिचुएशन के लिए तैयार होना पड़ेगा। बिकॉज जो जेई का पेपर है उसका पैटर्न फिक्स्ड नहीं आता, कभी ये टफ आ गया, कभी वो ईजी आ गया, कभी दोनों ईजी आ गए। इस तरह के बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं जो पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो हमारी प्रिपरेशन तो ऐसी होनी चाहिए जो सबको कैटर कर सके। देन क्लास नोट्स प्लस शॉर्ट नोट्स, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर प्रिपरेशन में, कि जो हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, भले ही वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उसके क्लास नोट्स बनाना, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना, ताकि हर महीने हमारा एक बार इंटायर सिलेबस नोट से रिवाइज्ड होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन कॉन्फिडेंस इन योर प्रिपरेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो शॉर्ट नोट्स कैसे मैनेज करें, क्लास नोट्स कैसे बनाएं, ये भी हमें एक बार अभी से सोच के चलना है। क्योंकि अगर तुम प्लानिंग अभी से नहीं करोगे, बिल्कुल लास्ट में सोचोगे यार मेरे पास तो नोट्स ही नहीं है, कहाँ से पढूं। फिर तुम मान लो कोई बुक उठा के पढ़ोगे या जो लेक्चर है वो दोबारा देखना चालू करोगे, तो प्रैक्टिकली इट विल बी इम्पॉसिबल टू डू एनीथिंग एट दैट मोमेंट। तो हमारी प्रिपरेशन में ये सब अभी से इंक्लूडेड होना चाहिए। देन ऑप्टिमम नंबर ऑफ PYQs। अब जैसे हमने क्वेश्चन कर लिए, वैसे PYQ इज जस्ट क्वेश्चंस। जैसा हमारे पास बाकी के क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही PYQ भी क्वेश्चंस हैं। बट फिर भी एक वैलिडेशन के लिए बच्चे को PYQ जरूर करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जिससे उसे पता लगे कि हाँ जो मैं सीख रहा हूँ दैट आई कैन अप्लाई ऑल्सो इन एक्चुअल एग्जाम, इन एक्चुअल क्वेश्चन जो आए हुए हैं जेई में। तो अपने कॉन्फिडेंस के लिए होता है वैसे, बट उसमें कितने क्वेश्चन करने चाहिए दैट विल डिपेंड कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। कुछ बच्चे बैठ के पिछले 20 साल के क्वेश्चन करने लग जाएंगे और मालूम पड़ा कि यहाँ पे उनके 4 चैप्टर छूट गए इस चक्कर में, या फिर कुछ बच्चों ने बिल्कुल ही नहीं किया, तो उनको अंदर से थोड़ा सा उनके दिमाग में लगता रहेगा कि पता नहीं यार एक्चुअल क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। तो अगेन वी शुड नॉट गो ऑन आइदर एक्सट्रीम। अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हमें क्वेश्चंस करनी चाहिए। वो कितने करने चाहिए तो इसका मैं कोई फिगर नहीं दे सकता, वो डिपेंड करता है कि बाकी आपकी प्रिपरेशन कैसी है, वो इंपॉर्टेंस में कहाँ पे फिट होता है, कितने क्वेश्चन आप करना अफोर्ड कर सकते हो। तो ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। देन विल हैव रेलेवेंट मटेरियल ग्रेडेड। रेलेवेंट मटेरियल हमारे पास होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि मटेरियल की वजह से बहुत सारे बच्चों की प्रिपरेशन बर्बाद हो जाती है। कि जैसे अगर उन्होंने बुक करना चालू किया, बुक में क्या है, कभी इजी क्वेश्चन आ गया, कभी टफ क्वेश्चन आ गया, एक जैसे 2-3 क्वेश्चन आ गए, तो उसमें, या फिर कुछ कुछ जो छोटे इंस्टीट्यूट हैं, छोटे छोटे शहरों में इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या करते हैं कि एक ही बैच में बैठा के वो कहने के लिए IIT पढ़ाने लगते हैं, बट वो पढ़ा बोर्ड का रहे हो। तो अब जब वो बोर्ड का पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन भी जो मटेरियल में डालते हैं वो इस टाइप का डालते हैं कि बच्चे को पता ही नहीं लगे IIT का एग्जैक्ट लेवल क्या है। जब वो एक्चुअल PYQ करने जाता है या फिर एक्चुअल एग्जाम देने जाता है, तब उसे पता है कि ये तो बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर है जो हम टेस्ट दे रहे हैं।
कुछ बच्चे मैंने ऐसा भी देखे हैं जो 300 मार्क्स का जो जेई मेंस का पेपर होता है, वो बोले कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में और हमारे तो 230 240 आ जाते हैं। जब एक्चुअल उनसे पेपर लो तो उनके मालूम पड़ा कि 100 से भी कम मार्क्स रह गए, क्योंकि वहाँ पे काइंड ऑफ मैं बोलूँगा उनको धोखा दिया जा रहा था कि उन्हें ट्रू पिक्चर ही नहीं दिखाया जा रहा था। ईजी चीज़ें पूछी जा रही थी उनसे जिसका देवर एबल टू आंसर, बट उनको नॉलेज बिल्कुल जीरो है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो फील गुड कराने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो यू शुड बी बिवेयर ऑफ दैट ऑल्सो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शुड ऑप्टिमाइज द आउटकम एंड शुड कंसीडर, मतलब हर बंदे की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, प्रिपरेशन लेवल अलग अलग है, रिसेप्टिविटी अलग अलग है, तो सबके लिए हम एक ऐसे प्लान नहीं बता सकते कि तुम ऐसे कर लेना, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है, एक बच्चा हो सकता है कि एक एक्सरसाइज 1 को करने में 2 घंटे ले, दूसरा बच्चा हो सकता है एक्सरसाइज 1 को करने में 5 घंटे ले, ऐसा होता है। अब जिसने 5 घंटे एक्सरसाइज 1 में लगा दिए उसका ये मतलब नहीं कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ही इज़ गुड टू गो फॉर जेई मेन्स, ये ठीक है। एक्सरसाइज 1 मतलब जो मेंस के लिए, एक्सरसाइज 2 मतलब जो एडवांस के लिए, हमारे मटेरियल के हिसाब से, मैं जस्ट ऐसी रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ तुम्हें। तो जिस बच्चे ने 5 घंटे एक्सरसाइज 1 में लगा दिए, अब उसको अगले चैप्टर पे मूव करना है, उसको एक्सरसाइज 2 की तरफ जाना ही नहीं है या फिर उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। बट जिस बच्चे ने 2 घंटे में वो एक्सरसाइज 1 फिनिश कर लिया, फिनिश करने का मतलब क्या है कि 60-70% क्वेश्चन उसने सॉल्व कर लिए, तो फिर वो जो बचे हुए 3 घंटे उसमें क्या करेंगे इस बात पर डिपेंड करेगा उसकी बाकी सब्जेक्ट में प्रिपरेशन कैसी है, बहुत सारी चीज़ें। तो जो हमारी प्रिपरेशन है, अब जो मैं जिस स्टूडेंट 1 की मैंने बात की कि जो 5 घंटे उसने लगा दिए, तो उसका ये नहीं कि उसका एडवांस भी नहीं हो सकता। अगर वो एडवांस की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, बट उसको ये समझना चाहिए कि सबसे पहले उसके सामने जेई मेंस आएगा, जेई मेंस 1 आएगा जनवरी में, तब तक ही शुड बी रेडी फॉर मेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मतलब रादर देन कि हम 25 में से 15 ही चैप्टर कर पाएँ एडवांस के लेवल तक, और उससे बेटर स्ट्रेटजी है कि हम मेंस के लेवल तक पहले सारे 25 चैप्टर करें, क्योंकि इसमें जो टफनेस लेवल है हर चैप्टर का वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर ऐसा बच्चा है कि जिसके पास टाइम की थोड़ी कमी पड़ रही है, तो उसको अपनी प्रिपरेशन ऐसे सेट करनी चाहिए कि लेक्चर के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से तो वो मेंस प्लस एडवांस दोनों पढ़ रहा है, क्लास में जो इलस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं वो मेंस प्लस एडवांस के दोनों कर रहे हैं। बट अगर उसको टाइम की कमी पड़ रही, हो सकता है उसको स्कूल जाना पड़ता हो या और किसी रीज़न से रिसेप्टिविटी बहुत ही स्लो हो, क्योंकि वो इस बात पे डिपेंड करता है हमने 10th तक की पढ़ाई कैसे की। अगर ऐसा है तो मेंस 1 तक की तैयारी करेगा, फिर उसके बाद जैसे बोर्ड एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर जेई मेंस 2 होगा और जेई एडवांस होगा। उसको ये समझ में आनी चाहिए कहाँ पे मेरे को किस तरह के चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो जेई मेंस एडवांस है ये बेसिकली कहीं जाके आएगा जून 25 में, और ये जो जेई मेन है ये आ जाएगा जैन 25। जिसने इसको इंश्योर कर लिया उसके लिए बोर्ड एग्जाम भी लगभग कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देगा। कोई अगर जेई के हिसाब से तैयारी कर रहा है और जेई मेंस 1 में उसने ठीक ठाक फाइट दे दी, तो बोर्ड्स की तो वैसी टेंशन खत्म होगी। अब इसके और इसके बीच में 4-5 महीने का गैप है जिसमें एडवांस की तैयारी आराम से की जा सकती है। तैयारी का क्या मतलब है, एडवांस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी की जा सकती है और एडवांस में अंडर 1000 रैंक भी लाई जा सकती है। तो यू हैव टू बी अवेयर, यू आर नॉट सपोज टू जस्ट मिमिक अदर पर्सन। ऐसा नहीं कि हो सकता है कि जो तुम्हारे क्लास का एक बच्चा है जो सारा कर लेता है फिर वो और भी बुक कर रहा है एक्स्ट्रा, उसको जस्ट मिमिक ना करें। हो सकता है कि दैट विल बी सुसाइड फॉर अस। हमें तो प्रिपरेशन ऐसे करनी जो मेरे लिए लाभदायक है, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मस्ट बी पर्सनलाइज्ड। हाँ, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड स्ट्रेंथ। मतलब हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास अवेलेबल टाइम कितना है। सब लोगों के पास ये बहुत सारे वेरिएबल हैं, उसके हिसाब से प्रिपरेशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम फिक्स्ड मोल्ड में हम जाके प्रिपरेशन करें, उससे हो सकता है कि हम जो अपना पोटेंशियल है उसके हिसाब से पूरी रैंक ना ला पाएँ। टास्क प्रायोरिटी लिस्ट फॉर 2% नीड नॉट टू बी द सेम। जैसे हमने बोला कि प्रायोरिटाइज जब हम करते हैं कि पहले मेरे को लेक्चर देखने हैं या फिर लेक्चर अटेंड करने हैं, फिर उसके बाद मेरे को मेंस लेवल के क्वेश्चन करने हैं तीनों सब्जेक्ट में, फिर उसके बाद मेरे को रिवीजन लाना है, फिर जब ये तीनों टास्क कंप्लीट हो जाए फिर 4th नंबर पे आता है कि एक्सरसाइज 2 करना है एडवांस के लिए,
फिर उसके बाद आता है कि कॉन्टीन्यूस रिवीजन, जो मैंने पहले वाला रिवीजन बोला नोट्स का रिवीजन बोला, फिर रिवीजन दूसरी तरह का आता है क्वेश्चन का रिवीजन डीपीपी के थ्रू करना है। तो ऐसे एक टास्क की प्रायोरिटी ऑर्डर बनता है कि पहले मेरे को ये फिनिश करना है तीनों सब्जेक्ट में, फिर ये फिनिश करना है, फिर ये फिनिश करना है। तो दोनों बच्चों के लिए अलग अलग होगा। अगर कोई 2 स्टूडेंट है, दोनों बच्चों के लिए ये टास्क अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि दोनों बच्चों के लिए सेम हो जाए। अब कोई बच्चा जिसने मान लिया मेंस के 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उसने 30 क्वेश्चन बना लिए, या फिर एक बच्चे ने 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और उसने 45 क्वेश्चन बना लिए अपने आप, तो इन दोनों के लिए अगला टास्क क्या होना चाहिए, उसमें भी डिफरेंस आएगा। जिसने 30 क्वेश्चन किए उसको हम बोलेंगे तू मेंस के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर, ताकि यह स्ट्राइक रेट बेटर हो। जो 50 में से 45 क्वेश्चन कर रहा होगा या 40 क्वेश्चन कर रहा होगा, उसको हम बोलेंगे अब तू मेंस के और क्वेश्चन करने में टाइम वेस्ट करने की बजाय एडवांस के और क्वेश्चन करो, तो फिर तेरा लेवल अप होगा। तो इसलिए काफ़ी वेरिएबल्स हैं, तो उसको भी वी शुड कीप इन आवर माइंड। चलिए, तो ये सारे तो थॉट पॉइंट्स हो गए जिसके अराउंड वी शुड बिल्ड आवर प्रिपरेशन। और भी आगे प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, टास्क हमें कैसे अचीव करेंगे, अपने एक साल में प्रिपरेशन को कैसे स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस। उससे पहले इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर विद कंपटीशन, तो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। जो बच्चे किसी भी रीज़न से, फाइनेंशियल रीज़न से और अदरवाइज पेड कोर्स लेने में सक्षम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन इज़ नोन फॉर इट्स क्वालिटी फ्री एजुकेशन। हमारा एक चैनल है मोहित त्यागी, वहाँ से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने तीनों सब्जेक्ट में इंटायर सिलेबस डाल रखा है। तो अगर किसी बच्चे को मान ली कोई हो सकता है कि टीचर के साथ डेवलप करने में प्रॉब्लम आ रहा हो किसी एक सब्जेक्ट में या तीनों सब्जेक्ट में, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से वो एक आध चैप्टर पढ़ के देख सकते हो जो आपको वहाँ समझ में नहीं आया। देन यू कैन डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी वी आर हैविंग एवरी ईयर। इवन जो कोटा के टॉप बैच के बच्चे हैं, जब उनको किसी एक सब्जेक्ट में, टॉप बैच में यूजली टीचर तो बच्चे ही देते हैं, बट कभी कभी कुछ बच्चों के साथ ऐसे हो जाता है कि कुछ टीचर्स के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई या कुछ भी दिक्कत है, एक दो सब्जेक्ट में दिक्कत है, दे ऑल्सो रेफ़र फ्रॉम आर यूट्यूब चैनल। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे कमेंट करते हुए जो ये बोलेगा कि हमारे पास टॉप 500 में रैंक आई है, टॉप 200 में रैंक आई है बिकॉज ऑफ दिस चैनल। तो यू शुड हैव कॉन्फिडेंस। मतलब पहले तो मेरे बोलने से क्या होता है, आप तो पहले जो आपके 11th में पढ़ा हुआ एक चैप्टर है जो आपको ढंग से समझ में नहीं आया, वो चैप्टर आप हमारे एक बार चैनल से पढ़ो, देन यू कैन डिसाइड योरसेल्फ। तो अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो जो थ्योरी लेक्चर हो गए वो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा दे रखा है। उसके साथ कोई एक आप टेस्ट सीरीज़ ले लो जो रेलेवेंट हो, ये ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से आप अपना कोर्स प्लान कर सकते हो। प्लस प्रैक्टिस मटेरियल के लिए आप डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल, आई विल प्रेफर कि डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल या जिसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स, किसी भी इंस्टीट्यूट का जो भी रेप्यूटेड सा हो उसका लोगे तो इट इज़ बेटर, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें थोड़ी बेटर सिस्टमैटिक वे में होगी। बुक में यूजली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, बिकॉज बुक में चीज़ों को, मतलब इवन जो फेमस बुक है उसमें भी डंप किया होता है, कोई उसमें थॉट प्रोसेस देते नहीं, क्योंकि बुक में बस ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डाल दो, उसमें कभी क्या होगा कि बच्चा कभी इजी क्वेश्चन आएगा कभी टफ क्वेश्चन आएगा, तो उसकी जो चीज़ें बोलते हैं ना मेंटल मेकअप उसका हो नहीं पाता सही से, जो प्रोसेस बनना चाहिए उसके दिमाग में पैटर्न्स बनने चाहिए वो बन नहीं पाते। हमेशा वो अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, कभी टफ आ गया कभी ईजी आ गया, कभी हो गया उससे क्वेश्चन, पहले 10 क्वेश्चन में मान लो उसे 3 क्वेश्चन ना हो, तो उसे यही समझ में नहीं आता है कि ये मेरे अंदर दिक्कत है या फिर ये क्वेश्चन में दिक्कत है। तो इसलिए बुक इज़ द लास्ट रिजॉर्ट आई विल से। एंड अलॉन्ग विद दिस हाईली डिसिप्लिन एंड मोटिवेटेड सेल्फ इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड, क्योंकि अगर मान लिया आप किसी एक फिक्स्ड टाइम टेबल में जो आपको बाहर से बताया जा रहा है उसके अंदर नहीं पढ़ रहे हो, तो वो सारा टाइम टेबल आपको खुद बनाना पड़ेगा। बट बहुत सारे बच्चे विच आर नॉट फाइनेंशियली वेल ऑफ, वो हमारे चैनल से पढ़ के सेलेक्ट होते हैं एवरी ईयर। यू कैन ऑल्सो डू इट। कोई भी रैंक तुम इस चैनल से पढ़ के एस्पायर कर सकते हो। बस हम आपको क्या नहीं दे सकते, हम आपको झूठा ख्वाब नहीं दिखा सकते। इस चैनल से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अच्छी रैंक लाने के लिए आपको डेली 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे चैनल पे केवल पढ़ाई की बातें चलती है और किसी फालतू टाइम वेस्टेज वाली बातें नहीं चलती। आई शुड अंडरस्टैंड कि जो मेरा करियर होगा अगले 30-40 साल का, उसके लिए ये ईयर सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर है। मतलब इस ईयर में आप क्या करोगे, कितनी मोटिवेशन के साथ करोगे, कितना टाइम वेस्ट करोगे, उसका इम्पैक्ट आपके करियर पे आएगा अगले 30-40 साल तक। दिस आई शुड अंडरस्टैंड।
इसके अलावा जो बच्चे मान लिया पेड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए वी हैव ए वेरी आइकॉनिक बैच दैट इज़ प्रखर इंटीग्रेटेड 2025 जिसने पास्ट में अमेजिंग रिजल्ट दिए हैं। तो दिस इज़ सूटेबल फॉर द स्टूडेंट जो 11th से 12th में जा रहे हैं और इसमें 11th और 12th पूरा ही सिलेबस कवर किया जाएगा सिस्टमैटिक वे में जेई के बच्चों जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड कुछ अगर अर्ली ड्रॉपर्स हैं और उनको डिटेल में पढ़ना है और पूरा सिलेबस पढ़ना है आराम आराम से ताकि वो जेई 2025 में ड्रॉप करके अच्छी फाइट मार सके, दे कैन ऑल्सो कंसिडर दिस बैच। जो बैच स्टार्टिंग डेट है वो 20 नवंबर 2023 है, ठीक है। अच्छा, इसका एंड डेट क्या होगा? इसमें वी विल गिव यू शेड्यूल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे बट वो शेड्यूलिंग में आएगा कि एक लेक्चर 8 बजे ओपन होगा, ठीक है, अनलॉक होगा। फिर 8 से 9:30 बजे जब पहला लेक्चर हो गया तो 10 मिनट के ब्रेक के बाद दूसरा लेक्चर अनलॉक होगा। वंस अनलॉक्ड दैट लेक्चर विल बी विद यू थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। बट ऐसा नहीं होगा कि जो डे आफ्टर टुमारो वाला लेक्चर है वो आज अवेलेबल हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ताकि बच्चे का डिसिप्लिन मेंटेन रहे। तो जैसे भी ऑफलाइन में या जो लाइव क्लासेस होती हैं उसी को मिमिक किया गया है और ताकि बच्चे के अंदर डिसिप्लिन बना रहे। तो जो थ्योरी लेक्चर्स हैं ये नवंबर के अंदर अंदर तक ख़त्म हो जाएगा, नवंबर 24 तक ख़त्म हो जाएगा। बट उसके बाद भी हमारा जैसे मेंस का रिवीजन कोर्स है, चैम्प है, एडवांस का रिवीजन कोर्स है, कैट्स है, वो चलता रहेगा। तो टेस्ट तो लगातार चलते ही रहेंगे, मेंस के आएंगे, फिर उसका मतलब पूरे प्रिपरेशन के दौरान मेंस और एडवांस दोनों के पेपर चलते रहेंगे। लास्ट में जाके मेंस के पेपर की फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ जाएगी जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा या उससे थोड़ा सा पहले। जब मेंस ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद एडवांस के पेपर की फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी। तो जो हमारा एसोसिएशन है, जो आपके पास एक्सेस रहेगा बैच का, वो तो जेई एडवांस 2025 का जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक रहेगा। यू कैन रेफर दोज लेक्चर्स अगेन एंड अगेन। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिवीजन कोर्सेज हैं हमारे, वो सब इसी के अंदर इंक्लूडेड है, इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड है। फीस हमारी लास्ट ईयर भी 45,000 थी, तो नेक्स्ट सेशन के लिए भी जो बच्चा इस बैच में एडमिशन लेगा उसके लिए 45,000 ही रहेगी फीस। और कोर्स इसमें जो कवर किया जाएगा वो इंटायर जेई सिलेबस कवर किया जाएगा 11th प्लस 12th का। अच्छा, इसमें जो क्लास फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी 5 to 6 क्लासेस पर वीक, मतलब पर सब्जेक्ट। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि अभी 11th का और 12th का पूरा सिलेबस हमें फिनिश करना है, तो और एक हमें बेसिक से एडवांस तक भी पढ़ाना है। ऐसा भी नहीं कि हम थोड़ा सा हाई जगह से स्टार्ट कर दें और ऐसा भी नहीं कि हम मेंस पे जाके रुक जाएं एडवांस के पढ़ाई में। तो इन सब चीज़ों को कैटर करने के लिए कि हमें पढ़ाना ही आराम आराम से, बेसिक से पढ़ाना है, एडवांस तक पूरा ले जाना है सिस्टमैटिक वे में, जो बचा हुआ टाइम है वो 1 साल के अंदर ही कराना है, तो हमको 5-6 डेज तो क्लासेस लेनी पड़ेगी। तो 5 से 6 दिन एक वीक में क्लास होगी और एक दिन में 3 क्लास होगी PCM का और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का। ईच क्लास विल बी ऑफ 1.5 आवर। इस बैच से रिलेटेड और कोई भी अगर आपको इंक्वायरी करनी है, किसी भी तरह का डाउट है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो आप इन नंबर्स पे बात कर सकते हैं, Tetra8 Tetra021 या 7410900901 906 908। ये तो पार्ट सेम ही हो गया, किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू रजिस्टर इन दिस बैच then link is given in the description. You can follow that link and register for this batch. Let's move ahead. सबसे पहले एक्शन प्लान। तो अभी जिस बच्चे ने प्रिपरेशन मान लिया फिनिश हो गया है, तो अब भले आप कंपटीशन से पढ़ना चाहो या आप जहाँ पे पढ़ रहे हो वहाँ कंटिन्यू करना चाहो या और कहीं भी आप पढ़ना चाहते हो, तो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है बट वो उसके लिए कुछ करते नहीं है, बस हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। यू शुड अंडरस्टैंड कि जितना ज़्यादा डिले हो रहा है उतना ही आप अपनी ड्रीम ब्रांच से, ड्रीम IIT से दूर हटते चले जाते, उतना ही इट विल बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। 1 महीना और हो गया तो आई विल से कि जो डिफ़िकल्टी है वो 100% बढ़ जाएगी सेम जगह तक पहुँचने के लिए। और अगर तुमने 2-3 महीने आगे वेस्ट कर दिए तो फिर हमारा IIT में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, जो रैंक आएगी वो हमारी काफ़ी नीचे आएगी, क्योंकि टाइम ही नहीं बचेगा। मतलब ऐसा थोड़ा है कि अभी तक हमसे मैनेज नहीं हुआ और फिर अचानक हमारे एक दिन में 24 की बजाय 40 घंटे होने लग जाएंगे, वी वुड बी एबल टू मैनेज। तब भी 24 आवर्स रहेगा, तब भी तुम्हारे स्कूल का प्रेशर वैसे रहेगा, तब भी बोर्ड हमें देना पड़ेगा,
ये भी कवर करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा डिले होगा उतना ही हमारा टाइम, मतलब जो एग्ज़ाम है वो तो दिसंबर तक हमें कोर्स फिनिश करना ही करना है, ठीक है, तभी हम जनवरी में एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब इधर से तुम जितना लेट करते रहोगे उतना ही टाइम तुम्हारे पास कम बचेगा ये पूरा सिलेबस करने के लिए। देन वन नीड टू कॉम्प्रोमाइज़। अगर किसी ने डिले कर दिया तो फिर वो ये बोलेगा कि चलो मैं पूरा सिलेबस नहीं करता हूँ, ये ठीक है, चलो मैं मेंस के बहुत इजी क्वेश्चन ही टारगेट करूँगा, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपने चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया है तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि वी शुड टेक करेक्टिव मेजर, कि इसको करेक्ट कैसे करें। बैठे ना रहें अपने आप, ये नहीं है कि हम बैठ के मिरेकल एक्सपेक्ट करें कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा जब तक तुम नहीं करोगे। सेकेंड थिंग इज डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड। ये ठीक है, कितनी भी हम बातें कर लें यहाँ पे, अगर आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं हो तो इसका कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है लगातार तो इसका कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। फिर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स, मतलब सबसे पहले तो मेरा जैसे अगर मान लीजिए मेरा कोर्स रियून हो गया, अब तक हमारी 11वीं की प्रिपरेशन रियून होगी, तो आई शुड आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। क्या मैं मक्कारी कर रहा हूँ, क्या स्कूल की वजह से टाइम कम बच रहा है, या फिर हमारी कोचिंग में अनइवन पढ़ाया जा रहा है, या फिर मेरा जो भी टीचर के साथ ट्यूनिंग है वो अच्छी नहीं बैठ रही। वो आपको पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, फिर उसी के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है, कोर्स करेक्शन करना है, ठीक है। अगर मान लिया मेरे कोचिंग में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बस मेरे को 5 चैप्टर में दिक्कत है, कोई बात नहीं, 5 चैप्टर में दिक्कत है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालो, हमारे यूट्यूब चैनल से वो 5 चैप्टर पढ़ो, टाइम निकाल के, शेड्यूलिंग करके, कि जो तुम्हारी वो क्लास चल रही है वो तो डिस्टर्ब ना हो, बट एवरी संडे में भी 3 आवर्स का वो चैप्टर करो, फिर अपनी एक्सरसाइज 1 लगाओ ताकि एक मिनिमम प्रैक्टिस हो जाए उस चैप्टर में। और कोई दिक्कत है तो दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई, और उसको करेक्टिव मेजर तुम सोच सकते हो कि क्या लेना है। अगर मानिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो प्रिपरेशन को बिल्कुल एक नए सिरे से स्टार्ट करना है। अगर मानिए केवल 10-20% दिक्कत है तो दैट कैन बी फिल्ड, बस हम एक्स्ट्रा टाइम अगर दें, अगर हम डेली 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 10 से 12 घंटे पढ़ना चालू करें, 1-2 महीने में सब कुछ अंडर कंट्रोल आ जाएगा। बट अगर चीज़ें बहुत ख़राब हैं, मान लिया 10-20% ही सिलेबस हुआ है, तो फिर पैच वर्क ना करें, वरना ये टाइम भी ख़राब हो जाएगा। फिर तो हम फ्रेश स्टार्ट करें दोबारा शुरू से, क्योंकि फिर क्या होगा, अगर हमारा 10-20% सिलेबस हुआ है, ढंग से प्रैक्टिस नहीं हुआ है, तो हम उसी वीक फाउंडेशन पे अगर कुछ ऊपर बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश करेंगे तो वो खड़ी होगी नहीं। हमारी फाउंडेशन तो स्ट्रांग होनी चाहिए। सिस्टमैटिक वे में पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक यू शुड बी बीइंग प्रैक्टिकल, ये ठीक है, मतलब ऐसा कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो प्रैक्टिकल नहीं होते, मतलब जैसे उन्होंने कोई अब बनाया कि चलो हमारी प्रिपरेशन बर्बाद होगी, अब उन्होंने एक प्लान बनाया अपने आप, फिर उन्होंने बोला कि जो चैप्टर 1 है वो मैं इतने 5 दिन में कर लूँगा, और इस चैप्टर में 500 क्वेश्चन में सॉल्व कर लूँगा ताकि मेरा सारा कुछ अच्छा हो जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, 500 क्वेश्चन नॉट करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो यू शुड बी प्रैक्टिकल एज वेल, कि ऐसा भी ना हो कि बहुत कम क्वेश्चन का एक्सपोजर हो, ऐसा भी ना हो कि हम इतने सारे क्वेश्चन लेंगे कि वो करना ही पॉसिबल ना हो। फिर ऐसा बच्चा जो प्लान बनाएगा वो 4 दिन में ही फॉल्टर हो जाएगा, बस फिर वो 0 पे वापस आ जाएगा। फिर वो कोई दूसरा प्लान बनाएगा 10-12 दिन बाद ना, पहले तो उसे शौक लगेगा, 10-12 दिन तक तो ऐसे ही घूमता रहेगा, फिर वो 10-12 दिन बाद एक नया प्लान बनाएगा, फिर वो स्टम्बल होगा। तो इसलिए वी शुड बी प्रैक्टिकल। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अपने क्लास के टॉपर को देख के डर जाएंगे कि यार उसके मार्क्स तो मेरे से डबल आ रहे हैं, तो वो पूरे दिन बस यही सोचते रहेंगे इसको मैं कैसे बीट करूँ, करेंगे कुछ नहीं, बस सोचते रहेंगे। यू शुड बी प्रैक्टिकल। वो अगर उसके तुमसे डबल मार्क्स आए तो तुमसे अभी बहुत आगे, उसके बारे में सोचो मत। तुम तो अपने बारे में सोचो कि तुम अपने अंदर कैसे इंक्रीमेंट ला सकते हो, वो कैसे बेटरमेंट ला सकते हो। पहले तुम वो बेटर करना चालू करो, और वो कैसे आएगा, जब हमारा फोकस होगा, सोशल मीडिया वाले डिस्ट्रैक्शन सब दूर होंगे, केवल हम जैसे तपस्या की तरह बोलते हैं वैसे पढ़ाई करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ जाएंगी। और फिर एक स्टेज ये भी आएगा कि आप उसको भी चैलेंज कर सकते हो, बट वो स्टेज अभी नहीं आएगा, 1 महीने बाद नहीं आएगा। इट विल टेक एटलीस्ट 5-6 मंथ्स, तब जाके आप उस पोजीशन पे पहुंच पाओ कि उसको चैलेंज कर पाओ ऐसे बच्चे को। फिर ये सब ठीक है, बट जैसे हमने बोलते हैं कि हमारे अंदर इच्छा शक्ति भी बहुत है, बट कोई भी बैटल फाइट करने के लिए हमारे पास राइट काइंड ऑफ टूल्स तो होने ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सामने वाला तलवार लेके आया हो और हम सामने वाला तोप लेके आए और हम तलवार लेके पहुंच जाएं उससे लड़ने, भले हमारे अंदर कितना भी जिगरा हो, कितने भी जैसे बोलते हैं ना जील हो, डेडिकेशन हो, डिटर्मिनेशन हो, बट दिस इज फुलिशनेस। हम तलवार से थोड़ा तोप से लड़ सकते हो तो 1 मिनट में उड़ा देगा। तो सिमिलरली आपके अंदर कितना भी अच्छा जज्बा हो,
बट आपको राइट मटेरियल आपके पास होना चाहिए, रिसोर्सेज सही होना चाहिए, गाइडेंस आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि आजकल जैसे सोशल मीडिया की वजह से, स्पेशली यूट्यूब की वजह से बहुत सारे भैया टाइप लोग आए हैं जो आपको 50 तरह की बात करेंगे, ऐसे कर ले वैसे कर ले, जिनको खुद एक्सपीरियंस नहीं, कुछ भी ना पढ़ाने का, और उनके पास एक्सपीरियंस क्या है, केवल एक केस के वो खुद सेलेक्ट हो गए थे। मे भी बहुत सारे बच्चे तो IIT में भी सेलेक्ट नहीं होंगे। तो जो किसी भी बच्चे को जब ज्ञान दिया जाता है कि तू ऐसा कर ले, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे दिया जाता है, और वो एक्सपीरियंस के नाम पे एक बच्चा नहीं हो सकता, उसके लिए हज़ारों केसेस चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग टाइप का होता है। तो जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, अगर वहाँ के टीचर एक्सपीरियंस्ड हैं, 10-20 साल का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने डेफिनेटली तुम्हारे जैसे बच्चों को देखा होगा, उन्होंने बहुत सारी साइकिल लगा रखी है उनकी, इस बच्चे का ये हुआ, इसका ये हुआ, उन्होंने वो जर्नी उनके साथ स्पेंड की है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई कहानी सुनी है कि उस बच्चे का ऐसा हो गया, उन्होंने देखा उस बच्चे को पूरा ग्रो करते हुए, या कुछ बच्चों को बर्बाद होते हुए, और कुछ नहीं, हज़ारों को उन्होंने बर्बाद होते हुए देखा होगा, हज़ारों को ग्रो करते हुए देखा होगा। वो उनका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, वो कोई स्टोरी नहीं सुनाई। तो वो जो तुम्हें गाइडेंस देंगे, दैट विल बी ऑथेंटिक गाइडेंस। ये जो यूट्यूब पे जो भैया टाइप लोग हैं, जो हर साल बदल जाते हैं, मतलब 4 साल पहले कोई और था, फिर वो चला गया, 2 और नए आ गए, फिर 3 साल पहले कोई 2 और नए, दे विल कीप चेंजिंग, बिकॉज ये उनकी एक्सपर्टीज़ है ही नहीं, तो दे कैन नॉट सस्टेन। अब थोड़े दिन शेरो शायरी कर ली, उल्टी सीधी चीज़ें बोली, वो थोड़े दिन गिमिक चलता है, फिर वो वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए इस गाइडेंस का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मान लिया अगर कोई तुम्हें रास्ता बता रहे हो, रास्ता गलत बता दे के, मान ली वो 5 डिग्री इधर बता दे कि इधर चले जाओ, तो 6 महीने बाद तो हो सकता है कि तुम अपने लक्ष्य से बहुत ज़्यादा दूर खड़े हो, जब फिर वहाँ से लक्ष्य तक पहुँचना पॉसिबल ही नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। एक प्रॉपर टेस्ट जरूर दें, उसी से हमें पता लगता है कि हम कितने पानी में। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी बच्चे का जो सिलेबस कंप्लीटेड है, जो भी अभी तक का 11th का पोर्शन है, अगर वो 50% से कम है, मतलब जहाँ जितना सिलेबस हो जाना चाहिए उसका 50% से कम उसका हुआ है, तो आई विल से कि उसकी प्रिपरेशन में फिर बहुत सारे लूप होल्स होंगे, प्रैक्टिस नहीं होगी, तो उसको तो एक फ्रेश स्लेट से अपनी प्रिपरेशन दोबारा स्टार्ट करनी चाहिए और पूरा A to Z पढ़ाई करे। ये स्टूडेंट तो ये हो गया। दूसरा बच्चा ऐसा हो सकता है जिसकी प्रिपरेशन में कुछ कुछ लूप होल्स हैं, जैसा ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। वैसे कुछ कुछ लूप होल्स हैं कि किसी क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं की, एक ये चैप्टर में मेरे को 4 कॉन्सेप्ट ये समझ में नहीं आए, बाकी सब मोरलेस ठीक है, तो उन ऐसे बच्चों को फिर पूरा दोबारा से स्टार्ट करना इज नॉट एडवाइजेबल। फिर तो आप ऐसे ही पढ़ते रहो, संडे को टाइम निकाल के या एवरीडे 1-2 घंटे एक्स्ट्रा निकाल के उन लूप होल्स को भर सकते हैं। पहले उनको एक पेपर पे लिखो कि इस जगह तो मेरे को थ्योरी में दिक्कत है, फिर दूसरा हम लिखेंगे इस में हमारी प्रैक्टिस कम हुई है। अब थ्योरी में दिक्कत ऐसा हो सकता है कि कोई जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, दिस इज अ टफ चैप्टर, उसमें अगर मेरे को बेसिक फॉर्मूला लगाना आता है और मान लिया जैसे डी अरेंजमेंट है वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो यू कैन लीव इट फॉर द टाइमिंग। तो ये भी एक प्रायोरिटी है कि सारी थ्योरी ऐसे नहीं कि जो हमें मस्ट डू है, बट एक चैप्टर ऐसा हो सकता है कि क्वाड्रेटिक में मान लिया हमें D>= 0 से इनइक्वालिटी सॉल्व करना नहीं आता, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि सारी थ्योरी ही करनी है या सारी ही छोड़नी है, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कौन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं। जो भी थोड़े हाई डिग्री के कॉन्सेप्ट हैं जिनको समझने में बहुत दिमाग खर्च हो, उनको वी कैन लीव फॉर द टाइम भी, और फिर हम प्रैक्टिस पे ध्यान दें। बाकी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा हो जाएगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो स्कूल गोइंग हैं एंड वेरी लेस टाइम इज़ अवेलेबल फॉर द प्रिपरेशन। अगर ऐसे बच्चे हैं तो वो बेसिकली मे बी वो जिस क्लास में बैठे होंगे उसमें तो जो प्रिपरेशन कहीं में भी कराया जा रहा होगा वो तो एडवांस के हिसाब से पूरा ही कराया जा रहा होगा, ठीक है। प्लस हर जगह पे बच्चों को जो टास्क दिया जाता है वो तो जो सबसे जैसे बोलते हैं ना कि सबसे ब्राइटेस्ट बच्चा होता है उसके हिसाब से देता है कि ये खाली ना रहे, तो बहुत ज़्यादा बर्डन ला दिया जाता है। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो भी इट्स काइंड ऑफ फाइन। अभी के हिसाब से अगर मान लिया टाइम नहीं है, पहली बार तो हम कोशिश करें कि क्योंकि स्कूल में यूजली पढ़ाई होती नहीं है किसी भी तरह की ना, वो टाइम वेस्टेज होता है, तो अगर वहाँ से हमें कुछ छुट्टी मिल जाए, किसी भी तरह का ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि इतना टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े, तो वो करने की तो पहली ट्राई करें। अगर वो नहीं है तो फिर दूसरा हम, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में कहने के लिए स्कूल लगता है, क्लास लगती है, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, सब हाँ ही चल रही होती है। अगर ऐसा चीज़ है तो वहाँ पे बैठ के हम होमवर्क करें, मतलब हमको ये सारी चीज़ें करनी आनी चाहिए कि स्कूल में हम अपना होमवर्क फिनिश कर लें या फिर रिवीजन फिनिश कर लें।
अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आई विल से कि फिर तो जितना भी टाइम बचता है उसको बेस्ट यूटिलाइज करें कि लेक्चर हम देख लें, और जो प्रैक्टिस है मेंस और एडवांस की, तो वो एडवांस की प्रैक्टिस अभी छोड़ के मेंस लेवल की प्रैक्टिस कर दें। लेक्चर तो सारे देख लें मेंस और एडवांस के, क्योंकि वो अलग अलग होगा भी नहीं, वो तो पूरा लेक्चर एक साथ ही चलता है। और एडवांस की जो प्रैक्टिस है, क्योंकि दैट विल रिक्वायर अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम दैट वी कैन डू आफ्टर फिनिशिंग द सिलेबस, तो उसको ऐसे करके थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा चीज़ों को। नेक्स्ट इज कॉमन मिस्टेक्स ऑफ एस्पिरेंट। अब जो भी बच्चा है जिसकी प्रिपरेशन जहाँ पे भी चल रही है, किसी भी परसेंटेज पे चल रही है, तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले तो लेथार्जी टू टेक एनी करेक्टिव मेजर, ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमारे पूरे प्रिपरेशन में हमें कुछ कुछ चीज़ें पता होती है कि ये पेनफुल चीज़ है, ये मेरे को सॉल्व करनी चाहिए, बट एक लेथार्जी आती है उसको आगे बढ़ के उसको एड्रेस करने के लिए, तो दैट शुड नॉट बी देयर। यही डिफरेंस है, पेपर तो 10 लाख लोग देते हैं बट उसमें 10,000 सेलेक्ट होते हैं आईआईटी के लिए, या 12,000 सेलेक्ट होते हैं, 1% के आसपास सक्सेस रेशो है। तो जो 1% सेलेक्ट हो रहा है वो तो ठीक है, बट जो पोटेंशियल होता है सेलेक्ट होने का, वो पहले 25-30 हज़ार बच्चों में सेलेक्ट होता है। उनके नॉलेज लेवल में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, या मैं बोलूँगी उनकी रिसेप्टिविटी में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस ये होता है कि एक बच्चा आलसी है, वो कुछ करेक्टिव मेजर ही नहीं ले रहा है, सो रहा है आराम से, भले उसका ब्रेन शार्प चलता हो, तो वो उस 10,000 से बाहर हो जाएगा। जो बच्चा अपने मन के अगेंस्ट जाके मेहनत करके अंदर जाएगा, मतलब जो भी उसे दिक्कत है उसको सॉल्व करेगा, उसको एड्रेस करेगा, वो आईआईटी के अंदर जाएगा। ये डिफरेंस है। वेटिंग फॉर मिरेकल, जैसा मैंने बोला कि अगर कुछ बच्चों को दिख रहा है कि प्रिपरेशन बिल्कुल बर्बाद है और उनके पास प्रिपरेशन करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, फिर भी वो बस हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, अपने आप कुछ नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं होगा। यू हैव टू टेक ए स्टेप, यू हैव टू बी बेटर वर्जन ऑफ यू, देन ओनली यू विल गेट थ्रू इट। विल टेक ड्रॉप फॉर प्रिपरेशन, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि अभी तो मेरे से हो नहीं है, ड्रॉप लेंगे। तुम ये सोचो कि तुमसे हो नहीं रहा, और कुछ बच्चे 11th और 12th में दोनों में प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब वो पहले से तुमसे बेटर हो गए क्योंकि दे कैन हैंडल द प्रेशर। वही लोग तुमसे, उनमें से भी बहुत सारे बच्चों को तो होगा नहीं, उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 13th में ड्रॉप लेंगे। तुमने विदाउट प्रिपरेशन के ड्रॉप लिया है, तो उनको वहाँ पे compete करना तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर 11th-12th में कोई दोनों चीज़ एक साथ नहीं चला पा रहा है, तो फिर 13th में ऐसी क्या जादूगिरी हो जाएगी, या उसका एकदम ऐसा क्या दिमाग बढ़ जाएगा कि वो वहाँ पे 6-7 महीने के अंदर पूरा सिलेबस भी ख़त्म कर लेगा, सेलेक्ट भी हो जाएगा। तो इट विल बी, आई मीन्स टू से 10 टाइम्स मोर डिफिकल्ट। भले ही किसी को ड्रॉप लेने का उसने पूरा मन बना लिया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें लगता है 12th में रैंक अच्छी नहीं आएगी, ड्रॉप तो मैं लूँगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट फिर भी 11th और 12th का जो टाइम है वो वेस्ट तो मत करो। इट इज़ लाइक कि जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन को मैं ऐसे बोलता हूँ, हमारे पास 100 kg का वेट है प्रिपरेशन, उसको हमें डिस्प्लेस करना है यहाँ से वहाँ तक। एक तरीका तो ये हो गया कि हमने 11th का जो टाइम है, 12th का जो टाइम है, उसमें 30 kg उठा के डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, मतलब 30 kg उठा के ले गए उसको 3 पार्ट में तोड़ के। या फिर ये इजी है, या फिर ये इजी है कि हम 100 किलो पूरा एक साथ उठा के उधर शिफ्ट करने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स छोटे छोटे चंक्स में अगर हम करेंगे तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, ज़्यादा एफिशिएंसी से होगा, बेटर तरीके से होगा। तो जो बच्चा ये एस्केपिस्ट टेंडेंसी होता है कि अभी तो मैं बोर्ड पे ध्यान दे देता हूँ, ड्रॉप में करेंगे, तो उनको मैं बता सकता हूँ कि अगर तुम अभी डर के भाग रहे हो तो आगे भी कोई ईजी नहीं होने वाला, और उस टाइम पे सबसे बड़ा प्रेशर तुम्हारे ब्रेन पे ये होगा, तुम्हें लगेगा लास्ट चांस है ये, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में इसी तरह के थॉट्स आएंगे कि यार पहले तो आराम से सब कुछ चला था, तब मेरे से नहीं हुआ, तो अब कैसे हो जाएगा। तो इसलिए ये तो थॉट बिल्कुल दिमाग से निकाल दें जो रियली अपना प्रोफेशनल कैरियर बनाना चाहता है। फिर कुछ बच्चे जैसे ऐसे बोलेंगे पहले मैं 12th का पोर्शन कर लेता हूँ, 11th का बाद में करेंगे। तो देखो, अगर 11th के हमने प्री रिक्विजिट चैप्टर कर रखे हैं तो ये वाली स्ट्रेटजी चल जाएगी कि 12th का सिलेबस करते रहो और बीच बीच में जो 11th के जो 5-6 चैप्टर बच जाएँ उनको कर लिया। बट अगर 11th बिल्कुल ही साफ़ है तो ये तो ऐसा हो गया कि हम फर्स्ट फ्लोर तो हमने बनाया नहीं और सेकंड फ्लोर बनाना चालू कर दिया सीधा हवा में, तो सेकंड फ्लोर बन ही नहीं सकता विदाउट फर्स्ट फ्लोर के। तो जो प्री रिक्विजिट वाले चैप्टर अगर वो तुमने नहीं पढ़े तो 12th में कोई चैप्टर समझ में नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा। फ्रीक्वेंटली चेंजिंग स्ट्रैटेजी, अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो फिर क्या होगा कि आप शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करोगे कि ये वीडियो पे देख लिया, उसका देख लिया, उसने बोला कि 1 शॉट से सिलेक्शन हो जाता है तो खुश हो गए कि अच्छा चलो 1 शॉट तो हम कभी भी कर लेंगे। ऐसे थोड़ा होता है। ये स्ट्रैटेजी जितना चेंज करोगे उतना ही आपके चांसेस, हर स्ट्रैटेजी चेंज करते ही आपके चांसेस आधे होते चले जाएंगे सिलेक्शन के, ये मान लो।
एक बार खुद रिसर्च करो, सोचो कि क्या करना है, उसके बाद बस उसी पे लग जाओ, इधर उधर मत सोचो। वरना क्या होगा कि तुम्हारा हर प्रिपरेशन घूम घूम के जीरो पे आता रहेगा हर 3-4 महीने बाद। फिर निगलेक्टिंग रिवीजन, प्रिपरेशन कुछ बच्चे जैसे करते चले जाते हैं, उन्हें समझ में भी आ रहा होता है बट वो रिवाइज नहीं करते, या बोलते हैं कि टाइम नहीं मिल रहा रिवीजन का। तो टाइम नहीं मिला तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे कम करो, क्वेश्चन कट करो, 60 क्वेश्चन करने के बजाय 40 क्वेश्चन कर लो, बट रिवीजन नोट्स का करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना लास्ट में तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। निगलेक्टिंग प्रैक्टिस, जैसे हम लोग रिवीजन के साथ कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि बस मूवी की तरह लेक्चर देखते चले गए, खुद कुछ नहीं किया, तो ये भी बहुत गलत स्ट्रेटजी है। अगर तुम खुद नहीं करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से भी हम सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें, जो तुम्हें वहाँ पे समझ में आ रहा होगा ना, जब तुम अप्लाई करने जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे डाउट आएंगे दिमाग में कि ये पता नहीं ये कैसे करते हैं, ये कैसे हो गया था। वो चीज़ें जब क्लियर होती है तब आपका टॉपिक वो स्ट्रांग होता है। तो लगातार एक मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर निगलेक्टिंग प्रैक्टिस टेस्ट, इसके बारे में मैंने बोल दिया कि टेस्ट से भी हम सीखते हैं, वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलाइंग ऑन शॉर्टकट, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट अगर आगे जाके आपको लेना पड़ रहा है तो उसका ये मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होगा आपके रैंक के साथ। फिर सीकिंग परफेक्शन इन चैप्टर इम्प्लाइज बैकलॉग, इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चे जैसे फुली मोटिवेटेड भी हैं, अपना मेहनत भी कर रहे हैं, बट वो क्या कहते हैं हर चैप्टर में परफेक्शन लगता है कि मैं इतने क्वेश्चन कर लूँ, मैं खुद ही क्वेश्चन कर लूँ सारे के सारे, और हो सकता है कि वो सोचें 100 क्वेश्चन हो जाए, या फिर किसी चैप्टर में एक टफ कॉन्सेप्ट है वो उसे भी समझने के लिए लग रहे हैं और उन्हें एफर्ट डालने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी वही उनके दिमाग को परेशान कर रहा है और वो कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसा भी होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो सबसे बड़ा मंत्र है प्रिपरेशन का वो ये है कि हमने एफर्ट मारा, बट हमें मूव ऑन करना आना चाहिए, किसी भी चीज़ पे स्टक होकर रुक ना जाए। एक चैप्टर में 10% समझ में नहीं है, छोड़ो, आगे बढ़ना आना चाहिए, तभी हमारी प्रिपरेशन सही रहेगी। वरना बैकलॉग हो जाएगा, बैकलॉग एक बार क्रिएट होना चालू हुआ तो फिर स्पाइरल बन जाता है, वो हमें डाउन ले जाता ही चला जाएगा। हाँ, अब प्रेखर इंटीग्रेटेड के कोर्स फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक से जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ेगा उसको बेसिकली सबसे एक लाइन में तो हम ये बोल सकते हैं, जो बच्चा कंपटीशन के साथ एसोसिएटेड है उसका केवल एक काम है कि जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको आप फॉलो करो। जितना ज़्यादा फॉलो करोगे उतनी आपकी बेटर रैंक आएगी। 100% फॉलो करोगे, बेस्ट पॉसिबल रैंक आ जाएगी जो आपका पोटेंशियल है। ठीक है, तो सारी टेंशन हमारी ऊपर है कि प्लानिंग कैसे करनी है, क्या क्या करना है, वो हम डिसाइड करेंगे। यू आर सपोज टू जस्ट फॉलो। ठीक है, तो इसमें जो हम लेक्चर देते हैं वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक डिटेल्ड थ्योरी देते हैं। नए जो पैटर्न आ रहा है, आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर जो थोड़ा सा मेंस का सिलेबस का रिडक्शन हुआ है उसके हिसाब से उनको सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं। ग्रेडेड एग्जॉस्टिव मटेरियल विद टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन, तो जो मटेरियल है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत सारे बच्चे उसको रियलाइज़ नहीं करते कि वो ग्रेडेड होना चाहिए। हर बच्चे के हिसाब से उसको ये पता होना चाहिए कि ये तो मैं मिनिमम कर लूँ तो मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा, ये कर लेंगे तो हम एडवांस क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर वो मिक्स्ड बना के अगर हम बच्चे को दे दें तो हो सकता है उसका प्रिपरेशन ही वेस्ट हो जाए। और बुक इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सारे बच्चों का प्रिपरेशन बुक की वजह से वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उनको कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। जो क्वेश्चन हैं वो प्रॉपर सेग्रीगेटेड नहीं होते। तो यहाँ पे जो पूरा मटेरियल है उसका टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। अगर किसी बच्चे के पास मान लिया उसने ये सब कर लिया, नोट्स वगैरह रिवाइज कर लिए, उसके बाद हम डीपीपी भी देते हैं बच्चे को, ताकि उसके जिसमें पुराने क्यूमुलेटिवली जितने भी चैप्टर कंप्लीट हुए हैं सबके मिक्स्ड क्वेश्चन उसमें रहेंगे, ताकि उसकी एक मिनिमम प्रैक्टिस चलती रहे, उसको कहीं टाइम वेस्ट ना करना पड़े, जाके उसे कहीं क्वेश्चन ना ढूंढने पड़ने के मैं रिवीजन के लिए कौन से क्वेश्चन करूँ, इस तरह की बात होगी। फिर लाइव डाउट जूम डेली क्लास होती है तीनों सब्जेक्ट में, जहाँ पे बच्चा जूम में इंटरेक्ट करके अपने डाउट पूछ सकता है, और 24/7 टेलीग्राम डाउट भी पूछ सकता है। टेलीग्राम पे वॉइस मैसेज के थ्रू, पिक्चर के थ्रू या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ही कैन क्लैरिफाई हिज डाउट्स। रेलेवेंट टेस्ट होगा विद कंप्लीट एनालिसिस, मतलब एक बार जब आपने टेस्ट दिया उसकी एनालिसिस मिलना भी बहुत ज़रूरी है कि आपने किस क्वेश्चन में कितना टाइम लिया, क्या उस पेपर का स्ट्रक्चर था। उसी से तो जो हमें फीडबैक मिलेगा उसी को हम इम्प्लीमेंट करके अगले टेस्ट में बेटर करेंगे। तो टेस्टिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और हम अपने बच्चों को जो मटेरियल है उसकी फ़िज़िकल कॉपी भी भेजते हैं। फिजिकल कॉपी में आपको जो क्वेश्चन वाला पार्ट होता है वो हम कॉम्प्लीमेंट्री भेजते हैं सभी बच्चों को, और सोल्यूशन ऑफ कोर्स उसको ऐप या वेबसाइट पे देखना पड़ेगा आपके।
एंड दैट इज़ इन अ वे गुड ऑल्सो। अगर सोल्यूशन की फिजिकल कॉपी उसके पास नहीं है तो उसकी टेंडेंसी कम हो जाती है थोड़ी सी तुरंत सोल्यूशन देखने की। तो ये वाली चीज़ हो गई। फिर उसके बाद जैसा मैंने बोला कि अगर कोई बच्चा कंपटीशन में एडमिशन ले रहा है तो उसको किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं करनी है। बोर्ड से रिलेटेड लेक्चर, इंग्लिश के लेक्चर भी हम देते हैं ऑफकोर्स, PCM एंड इंग्लिश, ठीक है। वैसे तो PCM की जो जेई का जो सिलेबस है वो NCERT बेस्ड ही है, बट फिर भी बोर्ड में कुछ लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, तो हम बोर्ड के कुछ लेक्चर प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, और इंग्लिश भी प्रोवाइड करते हैं। 5th सब्जेक्ट उसको अपने आप करना होगा क्योंकि वो सब बच्चों का यूजली अलग अलग होता है। रिवीजन कोर्स फॉर मेंस, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार केवल ये IIT-JEE की प्रिपरेशन है, इसके बाद रिवीजन के लिए भी हम कोर्स देते हैं बच्चों को। मेंस का जो हमारा आइकॉनिक कोर्स है चैम, एंड एडवांस के लिए जो कैट्स है, वो सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूडेड है। मतलब एक बार बच्चे ने अगर इस बैच में एडमिशन लिया तो उसे कुछ एक्स्ट्रा फीस नहीं देने, ईच एंड एवरी फैसिलिटी ही कैन अवेल। इसके बाद जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्होंने 1-2 चैप्टर पहले पढ़ रखा है, तो उसके लिए उसको दोबारा मतलब पढ़ रखा है बट उसे ढंग से क्लियर नहीं है, ऐसा हो सकता है किसी बच्चे के साथ, तो उसको हम फास्ट लेन के लेक्चर भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर तेरे को मान लिया जस्ट एक बार अच्छी तरीके से ब्रशअप करना है, बस पढ़ रखा है, तो वो लेक्चर भी उसके पास रहेंगे। ऑफकोर्स ये शेड्यूल नहीं होंगे, शेड्यूल तो हमारे प्रॉपर नॉर्मल लेक्चर्स ही होंगे। फास्ट लेन का मतलब ये है कि बच्चे को थोड़ा बहुत आता है। वैसे नॉर्मल जो आपके लेक्चर शेड्यूल होगा डेली, वो तो नॉर्मल लेन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें बेसिक से एडवांस तक पूरा पढ़ाया जाएगा, वही लेक्चर शेड्यूल होंगे। ये एज ए फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है किसी बच्चे के पास कि वो मान लिया उसने ऐसा भी उसके अभी कोई चैप्टर देखा, 6 महीने बाद उसको उस चैप्टर में थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज़ लग रही है, वो देख तो सोच रहा है कि पूरे लेक्चर देखूंगा टाइम लगेगा, तो फास्ट लेन से एक बार देख के वापस सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकता है। या फिर मेंस ओनली लेक्चर भी हैं, मतलब कोई चैप्टर हो गया, जैसे हमें चैप्टर तो सारी करनी चाहिए, बट कुछ कुछ चैप्टर की नेचर ऐसी होती है, जैसे PNC हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे बच्चों को फोबिया होता है कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, तो हम उस बच्चे को बोलते हैं ऐसा मत करो, पहली बार तो नॉर्मल लेन से पढ़ो, तो मैं सब समझ में आएगा अच्छी तरीके से अगर एफर्ट डालोगे तो। फिर भी किसी बच्चे का मेंटल ब्लॉकेज होता है कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, तो उस बच्चे को हम बोलते हैं कि कम से कम मिनिमम लेवल तक तो तैयार करके चले जाओ। तो उसके लिए हम मेंस ओरिएंटेड लेक्चर भी देते हैं एडिशनली, अलग से, मतलब नॉर्मल लेन तो है ही हमारा पूरा, एडिशनली ये हेल्प करता है बच्चे को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पर्सनलाइज्ड करने में अपनी प्रिपरेशन को। फिर टाइम टू टाइम हमारा लाइव इंटरेक्शन चलता है सभी बच्चों के साथ ऐप पे, जिसमें हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं, या किसी बच्चे को अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछना है, दैट ही कैन आस्क। और व्हाट्सएप सपोर्ट इज़ ऑल्सो देयर ऑफ कोर्स, किसी भी तरह का उसको मतलब एकेडमिक नॉन एकेडमिक हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड कैसा भी डाउट हो, व्हाट्सएप पे 24/7 पूछ सकता है। ग्रुप्स बनाए जाते हैं हर बैच के, एंड टोटल सपोर्ट प्लस इन्फॉर्मेशन का मतलब कौन सा फॉर्म आएगा, कैसे फॉर्म भरा जाता है, ये सारी चीज़ें हम जो भी मेजर एग्जाम है, ऑफकोर्स IIT JEE बिट सेट हो गया, इस तरह के जो मेजर एग्जाम है उनके बारे में हम सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। बच्चे के पास बस केवल एक ही चीज़ हो कि वो पढ़ना पढ़ना पढ़ना, ताकि उसका रैंक बेटर होता चला जाए उसके पोटेंशियल के हिसाब से। ठीक है, वाई कॉम्पिटिशन बहुत ब्रीफ में मैं बताता हूँ। फैकल्टी टीम जो हमारे पास है वो एक्सपीरियंस है, उनको डिकेड का एक्सपीरियंस है, कोटा में पढ़ाया हुआ है, टॉप 100 टॉप 10 वाले बच्चों से लेके जैसे बोलते 1 लाख तक रैंक वाले बच्चों को पढ़ाया है। तो एवरी बच्चे का क्या रिक्वायरमेंट होता है ओवर ए पीरियड ऑफ से 20 ईयर्स वी नो, तो उसी के हिसाब से दैट पूरा इकोसिस्टम हमने जनरेट किया है यहाँ पे कंपटीशन में, ताकि बच्चे को पूरा जो प्रिपरेशन का जो एवरी एस्पेक्ट है दैट इज़ एड्रेस्ड। कौन पढ़ा रहा है, उनके टीचिंग की मेथोडोलॉजी क्या है, वो आप YouTube चैनल पे हमारे आप जाके देख सकते हो कि किस तरह के लेक्चर्स आएंगे। YouTube लेक्चर्स ऑफ कोर्स अवेलेबल हैं। अब जो हमारे पेड लेक्चर हैं, जैसे YouTube में तो बहुत स्लो पढ़ाया गया है, क्योंकि हमें पता है कि बच्चा कहीं डाउट नहीं पूछ सकता, तो यहाँ पे तो डाउट की पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है पेड लेक्चर्स के अंदर। तो पेड लेक्चर में YouTube से थोड़ा सा फास्ट चलेगा ऑफकोर्स, क्योंकि बच्चा यहाँ पे डाउट पूछ सकता है आराम से। तो बट फिर भी एक बार मेथोडोलॉजी क्या है, टीचिंग पैटर्न्स क्या हैं, वो आप समझ सकते हो पहले से देखे। हमारे जो रिजल्ट्स हैं दे आर ऑथेंटिक रिजल्ट्स, और हमने प्रूव किया है कि ऑनलाइन से भी बहुत अच्छे रिजल्ट लाए जा सकते हैं। और जो जितने भी बड़े बड़े हैवी फंडेड बेहीमोथ्स हैं, या फिर बड़े बड़े जिनको ये बोलते हैं ना यूनिकॉर्न्स हैं, उनके पास हमसे कई गुना ज़्यादा बच्चे हैं, बट उनका रिजल्ट हमसे कम है। ये इंडस्ट्री में सभी को पता है कि वी बिलीव ओनली इन टीचिंग, तो कॉम्पिटिशन मीन्स ओनली स्टडी,
नो इधर उधर की बात, नो बकवास, क्योंकि बच्चे का ये फॉर्मेटिव ईयर है, उसकी लाइफ का सबसे ज़्यादा ईयर है। इसमें जितनी मक्कारी करेगा लाइफ में उसके सक्सेस उतना ही कॉम्प्रोमाइज़ होता चला जाएगा। दिस वी अंडरस्टैंड। अब बच्चे को भले ही अच्छा लगे या बुरा लगे, बट वी ट्राई टू पुश स्टूडेंट अप टू हिज लिमिट, ताकि उसका जो बेस्ट पोटेंशियल है वो निकल के सामने आए और लाइफ लॉन्ग वो उसको हेल्प करे। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन स्टडी, कोर्स कंप्लीशन। बहुत सारी जगह पे जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं या छोटी कोचिंग्स हैं जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट किया, जिन्होंने कोई साइकिल देखी नहीं है। हमारे यहाँ पे टीचर्स को मटेरियल डिज़ाइनिंग से लेके टेस्ट बनाने से लेके ईच एंड एवरीथिंग वी हैव मैनेज फॉर डिकेड्स। तो वो जो पूरा इकोसिस्टम है वो पूरा जनरेटेड है ना। मतलब हमारे यहाँ कोर्स कंप्लीशन में ऐसा नहीं होता। कई जगह पे कोटा में भी यू विल फाइंड के वेल एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट में सिलेबस मार्च में जाके ख़त्म हो रहा है, जबकि जनवरी में मेंस का एग्जामिनेशन। हमारा कोर्स कंप्लीशन टाइम पे होगा, टेस्ट प्रॉपर होंगे, फुल एनालिसिस होगा, रिवीजन होगा, डाउट क्लासेस रेगुलरली लगती हैं। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर जो ऐसे ही जल्दी जल्दी में बस पैसे कमाने के लिए जो खड़ा कर देते हैं, वो लिखने के लिए तो सब कुछ लिख देते हैं, बट उनके यहाँ रियली में अंदर कुछ होता नहीं है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर 4th साइकिल ऑनलाइन के अंदर। 3 साइकिल हम कंप्लीट कर चुके हैं, दिस इज द 4th साइकिल। वी हैव ए प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ग्रेडेड मटेरियल है, दैट आई हैव सेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमाइजेबल स्टडी फॉर पर्सनलाइजेशन, मतलब ऑनलाइन प्लस जो हमारा एक्सपीरियंस है दैट हेल्प्स कि कोई भी स्टूडेंट अपने हिसाब से पर्सनलाइज करना चाहे तो वो कर सकता है। वो ऐसा नहीं कि उसको एक क्लास में बिठा दिया गया है, अब जो सब पढ़ेंगे, जो सबकी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से वो पढ़ रहा है, जो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं भी है। तो बहुत सारी जगह है उसका जहाँ पे उसे एफर्ट लगाना चाहिए था, हो सकता है वहाँ टाइम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, और जो उसको जो चीज़ उसके लिए यूज़फुल नहीं है वहाँ उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा होता है। बट यहाँ पे बच्चा अपने हिसाब से कर सकता है। प्लस वी आर नोन फॉर डायनामिक रिस्पॉन्स टू अनसर्टेन सिचुएशंस। का मतलब क्या है कि कभी कोर्स रिडक्शन हो गया, तो जैसे अभी जेई ने कोर्स रिड्यूस किया, हमने तुरंत अगले दिन से ही जो हमारे टेस्ट हो रहे थे वो नए सिलेबस के हिसाब से सारे टेस्ट हुए। इतनी जल्दी किसी भी इंस्टीट्यूट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया जितनी जल्दी हमने इम्प्लीमेंट किया। वी आर हैविंग अ प्रोफेशनल टीम, जो हमें पता है कि बच्चे के लिए ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वन स्टॉप सोल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर एक बार बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेता है, उसे और कहीं पे भी किसी भी तरह की ना मटेरियल की ज़रूरत है, ना और कहीं गाइडेंस की जरूरत है। ईच एंड एवरीथिंग उसको यहीं इन हाउस मिलेगा, कहीं पे भी टाइम वेस्ट नहीं होगा उसका। कंप्लीट ऑथेंटिक गाइडेंस के बारे में मैंने बात कर दिया कि यहाँ पे जितने भी टीचर्स सबको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, वो ऐसे कोई स्पेक्यूलेट नहीं कर रहे हैं कि ऐसे कर ले तो ऐसा हो जाएगा। हमने सारे केसेस को देखा हुआ है। स्ट्रेस ऑन एफिशिएंसी, इफेक्टिविटी, देन पॉपुलैरिटी। इसमें मतलब एक छोटी सी बात बोलूँगा। एक तो होता है श्रेय मार्ग, ये ठीक है, और एक होता है प्रिय मार्ग। प्रिय मार्ग वो वाला मार्ग है जो हमें सुनने में अच्छा लगता है, और श्रेय मार्ग वो वाला पाथ है, ये ठीक है। श्रेय मार्ग मतलब पाथ, वो वाला पाथ है विच इज़ गुड फॉर यू। एंड प्रिय मार्ग विच यू लाइक। ये वाली चीज़ें तुम किसी कोचिंग के अंदर भी देखो, दोनों तरह के टीचर होते हैं। लोअर ऑर्डर में तुम्हें मिलेगा, लोअर ऑर्डर बैचेज में यूजली यू विल फाइंड, बड़ी कोचिंग में, कि कुछ बंदे होते हैं जो क्रैक करते हैं, शायरी सुनाते हैं, उनकी बैच में ज़बरदस्त भीड़ मिलेगी। तो बेसिकली इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बट कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनसे आप पढ़ के अब रिजल्ट निकालोगे, ठीक है। आपको ये लग सकता है ये टीचर हार्ड है, ये हमें इतना ज़्यादा ग्रिल कर रहा है, बट वो आपकी भलाई के लिए कर रहा है। वो चीज़ आपको 20 साल बाद, 10 साल बाद समझ में आएंगे। दैट इज श्रेय मार्ग विच इज़ गुड फॉर यू। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो पूरा स्ट्रेस है वो ये है कि बच्चे को भले ही ना पता हो, बट हमें पता है कि ये साल उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका मन भले ही भटक जाए, बट हमारा मन कभी नहीं भटकेगा, हम उसका टाइम कभी वेस्ट नहीं करेंगे। वी विल इन्वेस्ट आवर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आवर्स टू सेव 1 मिनट ऑफ ए स्टूडेंट। तो हम इस तरह के सारे सिस्टम डिज़ाइन करते हैं कि बच्चे का 1 मिनट बच जाए, हमें भले ही हज़ारों घंटे लगाने पड़े उसके लिए। क्योंकि हम केवल इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि अगर बच्चा फोकस्ड वे से इस साल मेहनत करेगा तो लाइफ लॉन्ग उसके मज़े आएंगे, उसको इस चीज़ के मज़े लूटेगा वो लाइफ लॉन्ग। तो इसलिए कुछ बच्चे हो सकते हैं कि जो चाहें कि यहाँ पे एकेडमिकली तो
काफ़ी एग्जॉस्टिव पढ़ाया जाता है। काफ़ी एग्जॉस्टिव इसलिए पढ़ाया जाता है तभी आपकी बेस्ट पॉसिबल रैंक आएगी, वरना जो बच्चे फन लविंग होते हैं वो रिजल्ट के बाद मिलेंगे नहीं आपको। रिजल्ट वाला जो कॉलम होगा उसमें नाम गायब होंगे उनके। तो वो तो जैसे हर चीज़ के साथ होता है कि जैसे मान लिया मैं रसगुल्ले खा रहा हूँ, खाते समय तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, बट मेरे को ये पता नहीं कि 40-50 साल बाद अगर मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में वो खाए तो उसका मेरे को पे करना पड़ेगा अपनी जिसे बोलते हैं ना हेल्थ के साथ। हेल्थ मेरी पे करेगी उसको 40 साल। सेम चीज़ यदि अभी हम डेली आधा का 1 घंटा का टाइम वेस्ट करते हैं तो हमें मज़े आ रहे होंगे हो सकता है, बट उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा डेफिनेटली 1-2 साल बाद। एंड एट दैट टाइम वी विल बी इन ए सिचुएशन हम कुछ कर भी नहीं सकते, उसको सुधार भी नहीं सकते। तो विद दिस हमारा फोकस होता है हमेशा कि बच्चे का जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से बेस्ट रैंक आए, ताकि लाइफ उसकी ईजी रहे आगे की। अभी जो उसको तो हार्डशिप करनी पड़ती है वो करें, वो आदत हम नहीं डालेंगे तो कौन डालेगा। अगर अभी इस प्रिपरेशन के दौरान अगर उसको मेहनत करने की और डिसिप्लिन रहने की आदत नहीं पड़ी तो वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं, क्योंकि सक्सेसफुल पर्सन की पहला ही ट्रेट ये है कि डिसिप्लिन्ड एंड हार्ड वर्किंग एंड फोकस्ड। तो उसी का ये ट्रेनिंग चल रहा है। मतलब इट विल हेल्प यू इन IIT JEE डेफिनेटली, एंड इट विल हेल्प यू फर्दर ऑल्सो इन योर प्रोफेशनल कैरियर। ये वाली जो चीज़ें आप सीखोगे। फिर पूरा सपोर्ट बिटसर्ट, बोर्ड्स, UGEE, WB JEE के भी हम पेपर कराते हैं, तो उस तरह का पूरा सपोर्ट आपके पास रहेगा। और जैसा हमने बोला कि वी वर द फर्स्ट इंस्टीट्यूट जिसने पूरा जो कोटा के फर्स्ट बैच में पढ़ाया जाता है वो मटेरियल PCM तीनों सब्जेक्ट में यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है उन बच्चों के लिए जिनको फाइनेंशियल दिक्कत है। तो ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारा प्राइम मोटिवेशन इज स्टूडेंट। हमारा पहला मोटिवेशन कोई पैसा नहीं है, पर्सनल सक्सेस नहीं है, पर्सनल फेम नहीं है। हमारा पहला मोटिवेशन है कि कोई भी बच्चा जो अगर परेशान है तो उसको हम बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन दे पाए। तो आई थिंक आपकी प्रिपरेशन अभी तक किसी भी रीज़न से मान लिया ख़राब रही है, बट आगे आने वाले 1 साल में यू शुड प्रॉमिस टू योर सेल्फ, एंड आई विल से राइट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत सारे बच्चे ऐसे इसमें लिथार्जी दिखाएंगे, वो कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेंगे। राइट इट इन द कमेंट सेक्शन दैट इफ़ आई हैव बॉस्ड अप माई प्रिपरेशन देन आई विल करेक्ट इट। मतलब अगर पाप हमने किए हैं तो तुम ही उसको सुधारोगे, खुद ही हम सुधारेंगे, कोई बाहर से कोई नहीं आएगा। दूसरा, आई विल बिकम ओल्डर मी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10वीं क्लास तक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, फोकस्ड रहते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। 11वीं में जैसे ही ये थोड़ा सा टफनेस देखा, कंपटीशन देखा, वो अपने शेल में चले जाते हैं डर के। नहीं, अगर आपको सक्सेस होना है, वॉर अगर जीतनी है, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड बी हार्ड वर्किंग। तो वो जो पुराने वाला जो 10th क्लास वाला जो तुम्हारा वर्जन था उसी में लौटना है, विच वॉज हार्ड वर्किंग, फोकस्ड, किसी भी चीज़ से घबराना नहीं कि हाँ ये तो हम कर लेंगे, मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगी सक्सेस। वो वाला जो एटीट्यूड है, प्लस कॉन्फिडेंट, वो वाला एटीट्यूड वापस लाना है, और वो आ जाएगा अगर आप मेहनत करोगे तो, डरोगे नहीं तो। फिर आई विल इन्वेस्ट दिस ईयर इन माई स्टडीज़ ओनली, कि लाइफ के लिए जब इतना इंपॉर्टेंट ईयर है तो मैं उसे केवल अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करूँगा। नो सोशल मीडिया, नो टाइम वेस्टेज। 1 साल के लिए हम बाकी सब चीज़ों से कट के 1 साल की तपस्या तो कर ही सकते हैं, जिसका फल हम और हमारा परिवार, हमारी फैमिली अगले 20-30 साल तक, जिसे बोलना है, इंजॉय करेगा। तो दैट वी कैन डू, एंड यू शुड प्रॉमिस दैट आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड इन 2025। JEE 2025 का जब रिजल्ट आएगा तो मैं पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगा, दिस इज़ फॉर श्योर, कराऊंगा या कराऊंगी। ठीक है, कम वॉट में प्रिपरेशन है, उतार चढ़ाव आएंगे डेफिनेटली, सब कुछ रोजी रोजी नहीं होगा, बट यू आर स्ट्रॉन्गर देन जो भी आपके सामने विपदाएं या फिर डिफिकल्टीज आएंगी, यू आर स्ट्रॉन्गर देन दैट, यू कैन फाइट विद इट एंड यू विल गो थ्रू इट, देन यू विल बिकम ए बेटर पर्सन, तब आपकी अच्छी रैंक आएगी। इसी प्रॉमिस के साथ आई विल से ऑल द वेरी बेस्ट, डू नॉट वेस्ट टाइम, कीप वर्किंग हार्ड।